Morning, everyone. So let us start our next chapter, NCERT based only, no extra stuff, which is aldehydes and ketones and carboxylic acids. ठीक है? Nomenclature वाला portion we have already done in class 11 itself. जाइए वीडियो देखिए. और इन केस अगर आपको दिक्कत है, अभी क्लास 11 वाले को नवंबर के एंड में फिर से नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे होंगे, तो उस समय का क्लास कर लीजिएगा. ठीक है? 11 में पूरा कंप्लीट कराया मैंने नोमेनक्लेचर, तो एक्स्ट्रा टाइम तो है नहीं पास में कि दोबारा भी कर लो. और जिनको दोबारा से करना है, क्लास 11 वाले को नवंबर के एंड में फिर से पढ़ाया जाएगा नोमेनक्लेचर. उस समय आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप कर लेना. आप यहाँ पर भी आकर बैठकर कर सकते हो, चॉइस आपकी है. सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक. नोमेनक्लेचर के बाद जो आता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एल्डिहाइड एंड व्हाट इज कीटोन? What is aldehyde and what is ketone? तो क्लास 10 के बेसिक नॉलेज से aldehyde was what? This group. इसको क्या बुलाते थे हम? एल्डिहाइड. कीटोन क्या होता था बेटा? दोनों तरफ आर. ये फर्क है, ये फर्क है. नोट करिए. प्लीज नोट इट डाउन. सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कुछ नहीं. नो एक्स्ट्रा स्टफ. मैंने पहले भी बोला, नोमेनक्लेचर वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11. दोबारा से क्लास 11 को पढ़ाऊंगा मैं नवंबर के एंड में, तो आप वो वाली क्लासेस सारी कर लेना. नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक, 2 क्लासेस हैं, 2 में हो जाएगा सारा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट्स विद रिगार्ड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन? एल्डिहाइड किसको बुलाएंगे और कीटोन किसको बुलाएंगे? नाउ if you see both of them, it contains this kind of bonds. C डबल बॉन्ड O, CO और C एक के साथ. दिख रहा है आपको? यहां पर भी है और यहां पर भी है. तो इसको बेसिकली हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस एज कार्बोनिल ग्रुप. वी कॉल दिस एज कार्बोनिल ग्रुप. तो इसको भी कार्बोनिल कंपाउंड बुलाएंगे और इसको भी कार्बोनिल कंपाउंड बुलाएंगे. सो कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ. फर्क इतना है, इधर वाले कार्बोनिल ग्रुप में एक H तो होना तय है, और इधर वाले कार्बोनिल ग्रुप में दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स होंगे इधर. यही फर्क है और कुछ नहीं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. बुक खोलेंगे और पेज नंबर जो है, कौन सा पेज है यार? पेज नंबर 231 निकालिए. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. तो कार्बोनिल ग्रुप में ये वाला जो कार्बन होता है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. sp2 हाइब्रिडाइज्ड. हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, क्लास 11 में सिखाया गया. मार्क करिए. इफ यू सी दिस कार्बोनिल ग्रुप, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स?
3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो इट फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, मार्क करिए। तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने क्या बना लिया बेटा, सिग्मा बॉन्ड, बच गया एक और। तो एक और जो होगा वो उसके किस ऑर्बिटल में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा। ऑक्सीजन के पास भी पी ऑर्बिटल होगा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो अगला बॉन्ड बनेगा वो इनके बीच में बनेगा, जिसको आप क्या बुलाओगे, पाई बॉन्ड। तो अगला बॉन्ड बनता है दोनों के पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से। ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और कार्बन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है और पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, बाय ओवरलैप। तो कैन वी राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। क्या हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का डायग्राम बना सकते हैं, प्लीज ड्रॉ इट। ठीक है ना। कार्बन के लिए हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में क्या पढ़ा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट्स में होंगे तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इसमें कोई डाउट। अगर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना है तो एक s और दो p, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, sp2 वाले 3 ऑर्बिटल्स और एक p ऑर्बिटल। ये प्योर p ऑर्बिटल होगा, होगा या नहीं। तो ये जो प्योर p ऑर्बिटल होगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, यही लिखा हुआ है, fourth valence electron of carbon remains in its what, p orbital, not in hybridized orbital। फोर्थ इलेक्ट्रॉन, बाकी 3 तो ये रहे। ठीक है ना, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, ये दोनों, ऑक्सीजन के अलावा 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 तो चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, जो एक बच गया
वो किसके साथ बनाएगा? जो एक बच गया वो सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो आपको दिख रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? एक, दो और तीन, एक ऑक्सीजन वाला। और लास्ट वाला जो है, फोर्थ वाला, जो अभी लास्ट में आपने पढ़ा, और ये आपस में यहां इस डायग्राम पर ये बना हुआ है, ये दोनों साइडवेज ओवरलैप करके कैसा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो बोलो बेटा, समझ आता है इस लाइन का मतलब? इसमें कुछ पूछना है आपको? ये है खतरनाक लाइन। और ऑक्सीजन के हिसाब से अगर आप देखो तो ये वाला और ये वाला ऑलरेडी पूरा फिल्ड है ना? तो ये वाला तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना बेटा, ये वाला तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये है पूरी कहानी यहां से, जो मैंने आपको पर समझाई। ध्यान रहे, ये दोनों ग्रीन लाइंस मैंने जो बनाए हैं सिग्मा बॉन्ड्स, ये ऑक्सीजन के साथ वाला नहीं है, ये वाले ये वाले। ऑक्सीजन के साथ वाला सिग्मा बॉन्ड मैंने इसके साथ बनाया, ये वाला। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? ना। Since we have learned chemical bonding in class 11, we have been taught that sp2 hybridization gives which shape? Trigonal planar. What does that mean? If this is my table, उस टेबल पर ये कार्बन एटम रखा हुआ है, कार्बन उसी टेबल पर ऑक्सीजन एटम रखा हुआ है, उसी टेबल पर ये आर बना रहा है, ये आर बना रहा है। ठीक है, तो तीनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। सबसे पहली चीज, अब ध्यान से सुनना है और देखना है। चौथा बॉन्डिंग वाला कैसे बनाया था हमने? साइडवेज ओवरलैप से, इन दोनों के ओवरलैप से। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बेटा, ओवरलैप होने के बाद ये कहां रहेगा? टेबल पर रहेगा या टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे? टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे। तो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे। ठीक, कुछ पूछना है इसमें? आगे मार्क करिए। Carbonyl carbon and the three atoms attached to it lie in the same plane. Carbonyl carbon, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम lie in the same plane. Pi electron cloud is above and below this plane. ऊपर और नीचे, जो समझाया मैंने आप।
sp2 का बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, नो डाउट अबाउट इट, and geometry is trigonal planar. Any doubts? कोई सा भी डाउट? नहीं? आगे. So this is first part, structure and everything explained. The second part of this one is this bond is highly polarized. Reason being, reason. Oxygen is more electronegative than carbon. Oxygen is more electronegative than carbon. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन. So it tries to attract, therefore, it tries to attract electron cloud towards itself. It tries to attract electron clouds towards itself. मार्क कर लीजिए इसको भी. It is polarized. Reason for polarization: high electronegativity of oxygen relative to carbon. Having said this, electron clouds towards itself, what we can imagine, हम क्या सोच सकते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. Therefore, this is electron deficient, so it will love electron to come towards itself. It will behave as an electrophile. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट है. This part will act as what? Nucleophile. Very important. तो पोलराइजेशन जो हुआ उसके वजह से क्या कहानी चेंज हुई, ये दिख रहा है आपको. एक ही कार्बोनिल एटम पर दोनों चीजें हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी, ड्यू टू पोलराइज्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. नोट हो गया? मार्क कर लीजिए. कार्बन, कार्बोनिल कार्बन is an electrophile and carbonyl oxygen is a nucleophile. Center. न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब नेगेटिव चार्ज लविंग. और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन का ये पहला इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल सेंटर. नाउ चूंकि मॉलिक्यूल पोलराइज्ड है,
पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि इट इज हैविंग अ नेट डाइपोल मोमेंट, है ना, पढ़ा ना फिजिक्स में, टू सिमिलर चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस will constitute a dipole। फर्क यही है, ये फिजिक्स में डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ होता है, केमिस्ट्री में उसका उल्टा होता है। बेसिकली केमिस्ट्री में उल्टा नहीं हो रहा होता है, केमिस्ट्री में ये समझाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उल्टा नहीं होता है। वो साइन कन्वेंशन बोलने का तरीका ही अलग है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग को दिखाता है डाइपोल मोमेंट। एंड third thing about polarization that NCERT mentions is it is more polar than ethers. It is more polar than ethers. So these three things you have to learn with respect to polarization of carbon oxygen double bond in carbonyl compounds which are present in aldehydes and ketones। पोलराइजेशन के वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, पोलराइजेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट, और पोलराइजेशन की वजह से कंपैरिजन किया गया है ईथर के साथ विच इज मोर पोलर देन ईथर्स। तो दिस इज द सेकेंड थिंग। पहला वाला क्या था, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है, स्ट्रक्चर। दूसरा वाला क्या है, आपको ये पोलराइजेशन के बारे में पढ़ाया गया, और तीसरा रेजोनेंस। लिखता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी अगर लिखता है तो हम भी लिखेंगे। टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, एंड टू स्ट्रक्चर्स ए एंड बी, एक न्यूट्रल और एक डाइपोलर स्ट्रक्चर। डाइपोलर मतलब टू पोल्स। ठीक, न्यूट्रल, डाइपोलर। तो जल्दी से बताओ, ये जो तीन चार चीजें मैंने आपको अभी यहाँ लिखाई, यहाँ मार्क कराया, इसमें कोई दिक्कत? नोमेनक्लेचर क्लास 11 का जब होगा नवंबर एंड में, तो मैं उस समय आपको करवा दूंगा दोबारा, ठीक है। एक बार ऑलरेडी क्लास 11 में करवा दिया सारा, इनका भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। कुछ पूछना है किसी को बेटा? दिस इज द करेक्ट टाइम। नहीं, आगे चलते हैं फिर। Preparation of aldehydes and ketones. Some important methods for preparation of aldehydes and ketone are as follows. देखो यहां पर
कुछ प्रोसेस में आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिक्स करके पढ़ाया गया है कि आपको दोनों मिलेगा। ठीक। यहां पर ये जो मेथड है इसमें बस आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ओनली एल्डिहाइड। और यहां जो मेथड है यहां पर बस आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। तो तीन अलग अलग कैटेगरीज के रिएक्शन है, जिसमें से एक हम आज की क्लास में करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, अब इसको इसमें भागने का तो कोई दरकार नहीं है ना। 45 मिनट 50 मिनट भी क्लास चलेगा तो पूरा हो जाएगा आराम से, समय पर सब पूरा हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ करना तो है नहीं अब। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मिक्स वाला। Aldehydes and ketones are generally prepared by oxidation of primary and secondary alcohols, respectively. Unit 7, class 12. ठीक है। So what is Unit 7, class 12? ये है Unit 7, class 12। पिछला चैप्टर खोलिए, आ गया ऑक्सीडेशन, ये रहा। ठीक है, रेफरेंस मार्क कर लीजिए, पेज 209, पेज 210, पेज 209, पेज 210। ठीक है। अब देखो बेटा, बार बार तो 200 बार पन्ना नहीं पलटोगे ना पीछे, तो एक स्टिकी नोट्स लेना है। ठीक है, और यहां पर चिपका देना है। ठीक है, एक स्टिकी नोट्स लेना है और यहां पर चिपका देना है। क्या चिपका देना है ये लिख लो। वही जो वहां लिखा हुआ है उसको यहां चिपका देंगे हम। तो पहला क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो बस स्टिकी नोट्स में लिखेंगे हम। आपने क्या सीखा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में? दो चीजें सीखी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीखा आपने? पीसीसी और पीडीसी ये क्या होते थे आपके? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी आपने सीखा था। 1 डिग्री अल्कोहल क्या चीज में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल क्या चीज में कन्वर्ट होगा? कीटोन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए और फिर इसको आप स्टिकी नोट्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपको बार बार पन्ना पीछे ना पलटना पड़े कि ये क्या है। यूनिट 7, क्लास 12। और उसी में दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आपने ये किया था। 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आप पीसीसी या पीडीसी डालेंगे, आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और अगर आप इसमें पीसीसी पीडीसी डालेंगे, और दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक और, तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन। एक दो तीन चार। तो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल
This is 1 degree alcohol. You get aldehyde and you get ketone. ये आपने पढ़ा यूनिट 7। वही चीज हम वहां पर नोट कर रहे हैं। नोट करके यहां चिपका दीजिएगा। ठीक। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में कुछ पूछना है आपको? नोट करके यहां पर कहीं पर चिपका दीजिएगा उसको स्टिकी नोट्स में। और ध्यान रखने के लिए ये पीसीसी और पीडीसी वाला। अच्छा, स्ट्रॉन्ग वाला क्यों नहीं यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग वाले से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना बेटा, तो इसीलिए माइल्ड वाला। So this is first way in which aldehydes and ketones can be prepared. General way. Next, dehydrogenation of alcohols. इसके लिए पहले मार्क करिए, it is suitable for volatile alcohols and is of industrial application. How do we do it? Alcohol vapors are passed over heavy metal like silver or copper. और वहां आप क्या ऑब्जर्व करते हो? Primary and secondary alcohols give aldehydes and ketones. What happens to tertiary alcohol? Do you remember this? Again, unit 7, class 12, alcohol, phenol, ethers में पढ़ा है आपने. Do you remember this? Why primary and secondary? Why not tertiary? याद है आपको? तो याद नहीं है तो स्टिकी नोट्स चिपकाएंगे फिर। और याद करो, याद भी दिला दें थोड़ा सा। याद है ये 1 डिग्री में क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री में क्या मिलेगा? कीटोन। और 3 डिग्री में क्या मिलता था? एल्कीन। वन डिग्री और 3 डिग्री में क्या होता था? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H का रिमूवल। और 3 डिग्री में क्या होता था? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब H2O का रिमूवल। इसको भी स्टिकी नोट्स में चिपका लीजिए। कौन सा पोर्शन है बेटा? 2, पॉइंट नंबर 2 में स्टिकी नोट्स में लिखकर वहां चिपका दीजिएगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यार बिना एग्जाम्पल के। 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 573 केल्विन, यू गेट एल्डिहाइड। यही पिछला चैप्टर का। 2 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 573 केल्विन, यू गेट कीटोन। वहां पर जो जो चीजें याद करी थी हमने, दिस प्रोसेस इज डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ H। ठीक है। और रटने का तरीका भी सिखाया था। इट इज जस्ट लाइक
mild oxidizing agent. It works just like mild oxidizing agent. So what happened to 3-degree alcohol? Copper 563 Kelvin, you get alkene. And this was dehydration. यही चीज यूनिट 7 क्लास 12 का मतलब है। इसको भी लेकर इधर चिपका दीजिएगा ताकि आपको बार बार पन्ना पलटने की जरूरत ना पड़े। बताओ, 1 और 2 में कुछ पूछना हो? 3 नंबर तो क्लास 11 का है भाई पूरा। हाइड्रोकार्बन्स वही पढ़ा है ना तुमने 11 में? इतना चुपके से निकल गया बोलकर। देखो, इनका तो काम हो गया, अपना काम बढ़ गया। पहले तो ये बताओ, 1 और 2 में कुछ पूछना है आपको? तो स्टिकी नोट्स में लगाकर चिपका दीजिए, पढ़ते वक्त रिवाइज हो जाएगा। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में भी किससे बनाना है? अल्कीन्स। और किससे बनाना है? अल्काइंस। अल्कीन से कैसे बनाना है? थ्रू ओजोनोलिसिस। अल्काइन से कैसे बनाना है? बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो ये तो क्लास 11 में पढ़ा था, रिपीट कर लेते हैं उसको फटाफट। फटाफट क्या, थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। एल्केन्स नहीं दिया हुआ है तो हम छोड़ देंगे। जिनके पास पूरा नोट्स बना हुआ है, जिन्होंने बना रखा है, प्लीज जाकर आज ओजोनोलाइसिस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जाकर ओजोनोलिसिस पढ़ लीजिएगा सारा। शॉर्ट में मैं यहां पर आपको ओजोनोलिसिस करा दे रहा हूं। एक ओजोनोलिसिस होता था रिडक्टिव, एक होता था ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में we used only ozone, while in reductive ozonolysis we used ozone plus जिंक डस्ट। एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जिंक डस्ट, ठीक है, along with water, along with water। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में मिलता क्या था प्रोडक्ट, वो देख लीजिए। तो मान लीजिए अपने पास ऐसा एक अल्कीन होता, और इसका आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते। बोलो बेटा, क्या सिखाया गया था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, याद हो तो? क्या करते हैं हम? शॉर्टकट क्या है? इनको तोड़ दो, क्या मिलेगा? और इधर आर डैश सी, आर और सी पर डबल बॉन्ड हो। दिस वाज द शॉर्टकट। और अभी लॉन्ग कट करने का टाइम भी नहीं है, मैकेनिज्म वगैरह हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है।
व्हाट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या करते थे? सिर्फ जब आप ओनली ओजोन यूज करते थे, आर सेम कंपाउंड ले रहे हैं ताकि आपको दोनों में फर्क दिखे, तो दो स्टेप में हम इसको करते थे, याद है? पहले तो पहला स्टेप, एक बार जब इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, तो पहले आप ये बनाओगे जो यहां बना था, एकदम सेम। और चूंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, इसका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन वगैरह चेंज होने के लिए इसके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होता था, ये आपने 11 में पढ़ा। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं है अपने पास। तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ये फर्क है ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आई होप इसका मतलब अब क्लियर है आपको। यूनिट 9 क्लास 11। नोट करके इसको भी चिपका दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो बताओ। मैकेनिज्म और क्यों हुआ, ऐसा क्यों बना, ये सब नहीं। ये सब इसलिए नहीं क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है और उतना हम कर भी नहीं रहे हैं। अब उतना ही चाहिए जितना एनसीईआरटी बोल रहा है। एक सवाल हम इस पर कर लेंगे ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में आया या नहीं। एक सवाल बस खाली कर लेंगे हम, दो कर लेंगे। नोट हो जाए तो बता देना। इनका क्वेश्चन हो जाए बस। मैं इसलिए करा रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझे इतना समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। ठीक। और बन भी जाएगा, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बताओ भाई, इस पे जब O3 प्लस जिंक प्लस H2O डालेंगे तो क्या बनेगा, और इस पर बस O3 डालेंगे तो क्या बनेगा? बताइए आंसर। यूज शॉर्टकट एंड डू इट। ये आया आपका आंसर। और ऑक्सीडेटिव वाले में हमें पहले ही पता है, ये तो सेम रह जाएगा। इसका क्या होगा? यार क्या हो रहा है?
तो भाई इसमें क्या बनेगा? ये क्यों कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में। पूछना है किसी को? कर लीजिए। कुछ पूछना है किसी को? शॉर्टकट क्लियर है? रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव कर लोगे या रिएजेंट पहचान कर? मैकेनिज्म वगैरह नहीं जा रहे, वो 11 में था वहीं छोड़ दिया हमने। हो जाएगा सभी से? कोई ऐसा है जिससे नहीं होगा ये? तो ये हमने क्यों किया वो देख लीजिए एक बार। क्योंकि एक लाइन एनसीईआरटी क्या बोलता है, gives aldehydes, ketones or mixture of both depending upon the substitution pattern of alkene। इसीलिए हमने सारा किया। यहां पर देखना, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न फॉर अल्कीन? आर 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 डैश। तो आपको कीटोन और एल्डिहाइड मिलेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पर। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑन एल्कीन? आर एंड आर डैश। क्या मिला? एल्डिहाइड on reductive ozonolysis. What is the substitution pattern on this alkene? R R R dash R dash. What did you get? Only ketone, only aldehyde, and this is the mixture of ketone and aldehyde on reductive ozonolysis. तो चूंकि क्लास 12 वाला, यहां पर देखो जिंक डस्ट वाला मेंशन किया हुआ है, तो यहां पर स्टिकी नोट्स में जो मैंने आपको यहां पर लिखवाया, ये वाला पोर्शन ये चिपका देना और यहां पर लिख देना कि ज्यादा चांसेस है आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही पूछेगा। मेंशन तो रिडक्टिव के बारे में ही किया है, ऑक्सीडेटिव के बारे में तो किया नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स कैसे होता है? ऐसे होता है। और लास्ट चीज जो पुरानी वाली चीजों से चिपकाने वाली है, दिस वन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, अगेन यूनिट 9
क्लास 11। क्या था भाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस? ये भी स्टिकी नोट्स में चिपका देना। सो व्हाट हैपेंस, यू टेक एन एल्काइन, इस पर आप रिएजेंट्स डालते हो HgSO4 एंड H2SO इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रेशन लिखा हुआ है ना, एडिशन ऑफ वाटर। व्हाट हैपेंस, बीच का जो भी प्रोसेस था कार्बोकटाइन वगैरह बनना, है ना, ये उठकर यहाँ आएगा, इस पर प्लस साइन बनेगा, वो सब स्किप, वो सब ऑलरेडी हमने कर लिया, उसको स्किप। अगले स्टेप में वो सब होने के बाद व्हाट वी ऑब्जर्व, दिस इज फॉर्म्ड एंड फाइनली इसका टॉटमराइजेशन होता है। टॉटमराइजेशन क्या होता था ये भी पढ़ा दिया गया है। तो व्हाट हैपेंस ड्यू टू टॉटमराइजेशन, ये डबल बॉन्ड O के साथ लग जाएगा और ये H यहां आएगा and you get the ketone. This is what hydration of alkynes means. नोट कर लीजिए और इसको भी चिपका दीजिएगा वहीं पर। इसके अलावा आपको एल्काइंस में हाइड्रेशन में और भी सिखाया था मैंने, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन सिखाया था आपको। रिवाइज कर लेना जिसके पास भी नोट्स हो, और जिनके पास भी नोट्स है एक बार जाकर इसका मैकेनिज्म भी देख लेना। दिस इज व्हाट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस इज, शॉर्ट में इतना ही। ठीक है, in the presence of H2SO4 and HgSO4 gives, इथाइन में जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एक इथाइन का एग्जांपल कर लेते हैं। बताओ भाई, क्या बनेगा? तो अगर हम सोचें कुछ ऐसा, और अगले स्टेप में कुछ ऐसा, तो दिस इज द ओनली कंपाउंड which gives you aldehyde by this process। नहीं तो हमेशा कीटोन ही मिलेगा। Only aldehyde which is formed by this process, hydration of alkynes, only aldehyde is acetaldehyde, also known as ethanol।
वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हर बार कीटोन बनेगा बेटा, इसके अलावा जो भी अगर आप एल्काइन ले लिए, दो से ज्यादा कार्बन एटम वाला, दो वाला तो यही है, इसके ऊपर जब एल्काइन लोगे तो एक और कार्बन एटम बढ़ाओगे, तो एक और कार्बन एटम जब बढ़ाओगे तो हमेशा कीटोन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा होगा शायद बुक में। हाँ है ना लिखा हुआ। एडिशन ऑफ वाटर ऑन इथाइन फॉर्म्स एल्डिहाइड, all other alkynes gives ketones in this reaction. Very important, ये भी सिखाया था वहां पर। तो पीछे की चीजें जो थी वो सारी खत्म हो गई, अब नई चीजें हैं जो आपको सीखना है, ठीक है। तो ये हम अगली क्लास से करेंगे। पहले तो ये बताओ, आज की क्लास से आपको कुछ पूछना है? स्ट्रक्चरल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन, पोलराइजेशन, रेजोनेंस, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर्स, by oxidation of alcohols, dehydrogenation of alcohols, and from previous class hydrocarbons, class 11। तो ये 5-6 टॉपिक्स में आपको कुछ पूछना हो, then this is the correct time, otherwise you can leave, नहीं तो आप जा सकते हो। देख लो ढंग से पन्ना पलट के। Very important chapter, very important chapter, even for IT, JEE and NEET also. It's a very important chapter. Very important chapter for NEET and JEE also. Aldehydes and ketones, acid वाला भी नहीं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बढ़िया से करके जाइएगा। ठीक है, चलो फिर इसके आगे हम कल की क्लास में करेंगे। इतना पढ़कर आना, याद करके आना, ऐसे ही करेंगे, 2-2 पेज करके हो जाएगा कंप्लीट, बिल्कुल हो जाएगा, ज्यादा तो पढ़ाना है नहीं। तो अगर देखा जाए तो 28 पेजेस हैं टोटल पढ़ाने के लिए, जिसमें से वी आर ऑलरेडी एट 6। 22 पेज को पढ़ाने के लिए 2 पेज पर डे के हिसाब से 10 क्लास, धीरे धीरे अपना आराम से हो जाएगा। चलो जा सकते हैं आप।